हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 12 जुलाई 2021 और 12 जुलाई 2021 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा तथा आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से आने वाले पर डे का अपडेट्स आपको जल्द ही मिल जाए। यदि आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाएं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे के सारे पीडीएफ एक साथ एक जगह मिल जाएंगे। आप उन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं तथा उन सभी को एक साथ पढ़ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया है? यानी हाल ही में नेशनल फिशरीज फार्मर डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे मनाया गया है। नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग द्वारा हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस यानी नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य अस्थायी स्टॉक और स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए देश के मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के तरीकों को बदलने पर ध्यान आकर्षित करना है। यह दिन मत्स्य किसानों, जलीय उद्यमियों, मछुआरों, हितधारकों और मत्स्य पालन के उनके योगदान के लिए मत्स्य पालन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन डॉक्टर के.एच. अली कुनिक और डॉक्टर एच.एल. चौधरी की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिन्होंने 10 जुलाई 1957 को भारतीय प्रमुख कारकों की प्रेरित प्रजनन तकनीक का आविष्कार किया था। 2021 में 21वां राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया जाएगा, मतलब मनाया गया है हाल ही में, यानी 10 तारीख को 21वां राष्ट्रीय मछली किसान दिवस। अब चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में कल ही के दिन यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी वैश्विक जनसंख्या दिवस की शुरुआत कब हुई थी, इसके बारे में जान लेते हैं। 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र ने आम सभा में विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का फैसला किया था। दरअसल साल 1987 तक दुनिया की जनसंख्या 5 अरब के पास पहुंच चुकी थी, जो चिंता का विषय बन गई थी। इसलिए दुनिया भर के लोगों को बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाने जाने लगा। क्या है इस वर्ष की थीम, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस साल विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम है कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। यह 2021 का थीम है विश्व जनसंख्या दिवस का। इस साल यह वैश्विक स्तर पर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन व्यवहार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर अधिक प्रकाश डालने के लिए मनाया जाएगा। किस तरह यह मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, तो इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। इस दिन यानी 11 जुलाई को पूरी दुनिया में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए तरह तरह के उपायों से लोगों को परिचित कराया जाता है। इसके अलावा परिवार नियोजन के मुद्दे पर भी बातचीत की जाती है। इस दिन जगह जगह जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम होते हैं और उन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है ताकि बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाई जा सके, यानी रोक लगाई जा सके। इसके लिए परिवार नियोजन पर बात बहुत बड़े मुद्दे पर की जाती है। लोगों इतना आक्रोश से विश्व जनसंख्या बढ़ते जा रहा है कि क्या कहना है उसका। लगभग 7 अरब प्लस इस वर्ष तक की जनसंख्या के अनुसार पूरे दुनिया की आबादी 7 अरब प्लस पहुंच गई है। अगला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में
किस बैंक के साथ भारतीय सेना ने अपनी पावर सैल्यूट पहल के तहत रक्षा सेवन वेतन पैकेज के लिए समझौता किया है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए यानी एक्सिस बैंक। यानी भारतीय सेना ने अपने पावर सैल्यूट पहल के तहत रक्षा सेवन वेतन पैकेज के लिए एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। यह एक्सिस बैंक भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी ऋणदाता बैंकों में से एक बन गया है। तो एक्सिस बैंक के साथ ही भारतीय सेना ने अपनी पावर सैल्यूट पहल के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा सेवा वेतन पैकेज सेना के सभी रैंक के अधिकारियों को अलग अलग लाभ प्रदान करेगा। इस एमओयू के हस्ताक्षर के लाभ हैं सेवारत रक्षा कर्मियों के साथ साथ रक्षा पेंशन भोगियों दोनों को यह कवर करेगा। बैंक के अनुसार यह सेना के सभी कर्मियों को 56 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत आकस्मिक कवर, 8 लाख रुपए तक का अतिरिक्त शिक्षा अनुदान, कुल अस्थायी विकलांगता कवर 46 लाख रुपए यानी 46 लाख रुपए तक का लाभ, 40 लाख रुपए तक का अस्थायी आंशिक विकलांगता कवर, 1 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना कवर और परिवार के किसी सदस्य के लिए मुफ्त अतिरिक्त डेबिट कार्ड की पेशकश करेगा। अब चलिए चलते हैं, बात हुई एक्सिस बैंक के बारे में, तो एक्सिस बैंक के बारे में जान लेते हैं। एक्सिस बैंक भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है जो कि भारत के तीसरे प्राइवेट ऋणदाता बैंक में से एक बन गया है। एक पर इंडियन ओवरसीज बैंक बन गया है तथा तीसरे पर एक्सिस बैंक बन गया है। निजी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना पर भारत सरकार की अनुज्ञा के बाद 1993 यानी कि अपने कामकाज की शुरुआत के बाद से निजी क्षेत्र के नए बैंकों में एक्सिस बैंक की पहला था। स्थापना के समय इसका नाम यूटीआई बैंक था जिसके बाद में बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया था। अब बात हुई एक्सिस बैंक के बारे में, तो इसका जान लेते हैं मुख्यालय कहाँ है। तो इसके मुख्यालय मुंबई में है। इसके अभी वर्तमान सीईओ अमिताभ चौधरी जी हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में अहमदाबाद में तथा अभी इसके वर्तमान में आज के अपडेटेड के अनुसार 9.279 ट्रिलियन भारतीय रुपए में इसका कुल संपत्ति है। इसका कई सब्सिडरीज भी है जैसे कि एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड तथा इसके और कई सब्सिडरीज हैं। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने मनु साहनी को हटा दिया है, यानी आईसीसी में मनु साहनी को किस पद से हटा दिया गया है? तो आईसीसी के मनु साहनी पहले से सीईओ थे, अभी इनको इस पद से हाल ही में हटा दिया गया है। यह इमेज में मनु साहनी, इनको हाल ही में आईसीसी के सीईओ थे, इस पद से हटा दिया गया है। आईसीसी के मनु साहनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवाओं को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। यह फैसला आईसीसी बोर्ड ने अपनी बैठक के दौरान लिया। जो पेलार्डिस कार्यवाहक सीईओ के रूप में बने रहेंगे जो आईसीसी बोर्ड के साथ मिलकर काम करने वाली लीडरशिप टीम द्वारा समर्थित है। अब बात हुई आईसीसी के बारे में, तो आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट की विश्व शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया था और 1987 में इसका वर्तमान नाम लिया गया, यानी कि इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात में है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था तथा इसके अभी वर्तमान में सीईओ मनु साहनी को हटा दिया गया है तथा इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की है? तो हाल ही में एक्सिस बैंक के साथ मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की है, यानी इसका आंसर है ऑप्शन बी। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस एक स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता ने देश के तीसरे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक के साथ एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है। यह साझेदारी एक्सिस बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को व्यापक स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने में मदद करेगी। यह गांठजोड़ 4500 से अधिक शाखाओं में एक्सिस बैंक के लाखों ग्राहकों को मैक्स बुपा द्वारा पेश किए गए स्वास्थ्य बीमा उत्पाद की एक श्रृंखला के माध्यम से गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा समाधान तक
प्राप्त करने में सक्षम होगा। अब बात हुई है मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, तो जान लेते हैं। तो इसके बारे में, इसके अभी वर्तमान में मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ हैं कृष्णन रामचंद्रन। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में तथा इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। अब चलते हैं, अभी तो हाल ही में लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम एक्सिस बैंक के बारे में बात की है, तो आप वहां पर ध्यान से देख लीजिए एक्सिस बैंक के बारे में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए कितने बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगा दिया है? तो हाल ही में आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए कुल 14 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना यानी कितना रुपए किस बैंक को देना है इतना जुर्माना लगा दिया है। आरबीआई ने एनबीएफसी को उधार देने सहित विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक और अन्य 10 उधारदाताओं बैंक पर जुर्माना लगाया है। 14 बैंकों पर कुल 14.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा पर सबसे अधिक जुर्माना लगाया है जो कि 2 करोड़ रुपए का है। केंद्रीय बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर 2 करोड़ रुपए, 12 अन्य बैंकों पर 1 करोड़ रुपए और भारतीय स्टेट बैंक को 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट स्विस, एजी, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और उत्कर्ष लघु वित्त बैंक पर प्रत्येक पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है तथा एक बैंक पर, बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि है, उस पर सबसे ज्यादा जुर्माना 2 करोड़ लगाया है और 50 लाख रुपए भारतीय स्टेट बैंक पर। कुल मिलाकर 14.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया 14 बैंकों पर आरबीआई ने। अब बात हुई है आरबीआई के बारे में, तो जान लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई जो कि जिसकी स्थापना ब्रिटिश राज में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। इसका मुख्यालय भी वर्तमान में मुंबई में है तथा इसके वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में आरबीआई ने श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में पुनः नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है। यानी पहले से यही एमडी और सीईओ थे और फिर से यानी पुनः फेडरल बैंक के न्यू एमडी एंड सीईओ के रूप में श्याम श्रीनिवासन को नियुक्ति कर दी है। यानी इसका आंसर है ऑप्शन बी। फेडरल बैंक के शेयर धारकों ने श्याम श्रीनिवासन को 3 साल की अवधि के लिए ऋणदाता के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उनकी पुनर्नियुक्ति 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक प्रभावी होगी। श्रीनिवासन ने 2010 में फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में पदभार संभाला था और तब से वे इस पद पर कार्यरत हैं। अब बात हुई है फेडरल बैंक के बारे में तथा आरबीआई के बारे में, तो उन दोनों के बारे में जान लेते हैं। फेडरल बैंक जिसका हेडक्वार्टर अलुआ में है, इसके फाउंडर है केपी हॉर्मिस तथा इसके अभी वर्तमान में सीईओ श्याम श्रीनिवासन जी हैं। तो इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को की गई थी नेदुमपुरम में। इसके कई सब्सिडरी हैं जैसे फेड बैंक, फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड तथा अन्य कई सब्सिडरीज हैं। अभी बात हुई है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में यानी आरबीआई के बारे में, तो इसके बारे में हमने लास्ट क्वेश्चन में पूरे डिटेल से पढ़ा है। आप वहां पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर से बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा आरबीआई के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन के बारे में। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के साथ कितने रुपए का समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 499 करोड़ रुपए का। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल ने भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स को आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते की कुल कीमत लगभग 499 करोड़ रुपए है। सीएमडी बीडीएल कमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा जो कि सेना निवृत्त है, इन्होंने कहा है कि बीडीएल भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों की आपूर्ति कर रहा है। निर्यात के लिए आकाश हथियार प्रणाली की मंजूरी के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल की घोषणा के साथ कंपनी विदेशों में निर्यात के लिए आकाश की पेशकश की तलाश कर रही है। बीडीएल को मिसाइल की खरीद में रुचि व्यक्त करने वाले कुछ देशों से पहले ही निर्यात लीड प्राप्त हो चुकी है। इन आदेशों को निष्पादित करने और ग्राहक वितरण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कंपनी के पास एक अच्छी तरह से स्थापित बुनियादी ढांचा और विशेषज्ञता है।
अब बात हुई आकाश के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। आकाश एक माध्यम दूरी की मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी एसएम प्रणाली है, जिसे भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी आईजीएमडीपी के तहत विकसित किया जा रहा है। बीडीएल आईजीएमडीपी के तहत परियोजनाओं के लिए प्रमुख उत्पाद एजेंसी है। आकाश मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल द्वारा भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के दोनों के लिए निर्मित किया गया है। अब बात यह भारत डायनेमिक्स तथा इंडियन एयरफोर्स के बारे में, तो इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यह एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स गवर्नमेंट एजेंसी में से यह एक माना जाता है मिसाइल सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने में। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, जो कि हैदराबाद में, जो कि अभी तेलंगाना में पड़ता है। इसके हेडक्वार्टर अभी इंडिया में यहाँ पर हैदराबाद में है। इसके अभी की पर्सन यानी की चेयरमैन और एमडी के रूप में कोमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा जी कार्यरत हैं। इसके कई पेरेंट ऑर्गेनाइजर है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजर है। अब बात हुई है इंडियन एयरफोर्स के बारे में, तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना जिसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसका अभी कमांडर ऑफ चीफ यानी प्रेसिडेंट है, भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी आईएएफ के कमांडर इन चीफ हैं तथा इसके पास कई हेलीकॉप्टर भी है, जैसे कि अपाचे H-64E, CH-47 चिनूक, ध्रुव, चेतक, चिता, MI-8, MI-17 रुद्र, MI-26, MI-25/35 तथा इसके पास कई फाइटर जेट भी है, जैसे कि सेपेकैट, जगुआर, डसॉल्ट राफेल, सुखोई, Su-30 MKI तथा इसके पास कई फाइटर जेट भी है। डसॉल्ट राफेल जो कि हाल ही में पिछले साल फ्रांस से खरीदा गया था। प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का नवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है जैला एवांटगार्डे, यानी इसका आंसर है ऑप्शन बी। यह इमेज में जैला एवांटगार्डे इन्होंने हाल ही में 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीत लिया है। लुइजियाना के न्यू ऑरियंस की रहने वाली एक अफ्रीकी अमेरिकी जैला एवांटगार्डे ने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है। 14 वर्षीय एवांटगार्डे को एक कुशल बास्केटबॉल खिलाड़ी भी माने जाते हैं। अपने 93 वर्षों के इतिहास में प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं को जीतने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी प्रतियोगी हैं। 8वीं कक्षा के एवांटगार्डे ने $50,000 अमेरिकी का पुरस्कार जीतने के लिए मुराया की सही वर्तनी की, जो उष्णकटिबंधीय एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई पेड़ों की एक प्रजाति है, जिसमें पिन नेट के पत्ते और फूल होते हैं। अब जान लेते हैं स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड क्या है, इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी दक्षिण एशियाई मूल के बच्चों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित एक वार्षिक स्पेलिंग बी है, जो छात्रों को उनके वर्तनी में सुधार करने, उनके शब्दावली बढ़ाने, अवधारणाओं को सीखने और सही अंग्रेजी उपयोग विकसित करने में मदद करता है, जो उनके पूरे जीवन को में यह मदद करते रहेगा। ऐसे स्कीम के लिए एक पुरस्कार भी अवार्ड किए जाते हैं, जो इस वर्ष के लुइजियाना के न्यू ऑरियंस के रहने वाली अफ्रीकी अमेरिकी जैला एवांटगार्डे ने जीत लिया है। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन एकल खिताब जीतने वाली तीसरी ऑस्ट्रेलियाई महिला कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एस्ले बार्टी। यह है इमेज में एस्ले बार्टी, इन्होंने हाल ही में विंबलडन एकल खिताब जीतने वाली तीसरी ऑस्ट्रेलियाई महिला बन गई है। विश्व का नंबर 1 एस्ले बार्टी ने 10 जुलाई 2021 को कैरोलिना प्लिस्कोवा को 3 सेटों 6-3, 64, 4-63 में हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीत लिया है। बाटे 1980 के बाद से विंबलडन महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली महिला ऑस्ट्रेलियाई बन गई है। एस्ले बार्टी को जीत के 50 साल बाद उनकी मूर्ति ऑस्ट्रेलियाई इवन गुलागोंग कॉली ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। अपनी जीत के बाद बाटे ने
कहा कि मुझे इस तथ्य को मौखिक रूप से बताने में काफी समय लगा कि मैं इसका सपना इसका सपना देखने की हिम्मत करना चाहती थी। उसने यह कहते हुए जारी रखा कि अभी अपने सपने को पूरा करने में सक्षम होने के कारण यहाँ हर साल किसी के साथ मैंने कभी भी कल्पना की तुलना में इसे बेहतर बना दिया है। मार्गरेट कोट और इवोन गुगालोंग के बाद एशले बार्टी ओपन एरा में विंबलडन एकल खिताब जीतने वाली तीसरी ऑस्ट्रेलियाई महिला बनी है। कुल मिलाकर यह उनका दूसरा प्रमुख खिताब और सीजन का चौथा खिताब है। यह वर्तमान में नंबर 1 पर है। महिला टेनिस संघ WTA द्वारा महिला एकल में दुनिया में नंबर 1 पर इन्हें पुरस्कृत किया गया था। वह इवोन गुगालोंग के बाद दूसरी ऑस्ट्रेलियाई एकल नंबर 1 पर है। वह डबल्स में शीर्ष 10 खिलाड़ियों में भी शामिल है। उनकी करियर उच्च रैंकिंग दुनिया में नंबर 5 पर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफैम द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भूख से मरने वाले 1 मिनट में कितने लोग मर रहे हैं? तो यह रिपोर्ट ऑक्सफैम द्वारा जारी किया गया है, जिसमें यह रिपोर्ट दिया गया है कि दुनिया में 1 मिनट में कितने लोग भूख से मर रहे हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 11। ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार यह जारी किया गया है कि 11 लोग अभी वर्तमान में भूख से प्रति मिनट मर रहे हैं। यह है लेटेस्ट न्यूज, जिसमें यह न्यूज दिया गया है कि 11 लोग प्रत्येक मिनट ड्यू टू हंगर डेथ हो जा रहे हैं। द एंटी पॉवर्टी ऑर्गेनाइजर ऑक्सफैम सेज 11 people die of hunger each minute and that the number of facing famine like condition around the globe has increased 6 times over the last year। यानी यह पिछले वर्ष के तुलना में 6 गुना बढ़ गया है। अब चलते हैं, बात हुई है ऑक्सफैम के बारे में, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। ऑक्सफैम, इसका हेडक्वार्टर निराबॉय केन्या में है, जिसके फाउंडर है सेसिल जैक्सन कोले, तथा इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1942 को की गई थी, तथा इसको फाउंड किया गया था ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में। तथा इसके बाद में ऑक्सफोर्ड कमिटी फॉर फैमिली रिलीफ इसको नाम दिया गया था। उसके बाद में ऑक्सफैम नाम दिया गया था। ऑक्सफैम एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NFAI ने आमिर खान के किस फिल्म को अपने संग्रह में शामिल किया है? तो हाल ही में NFAI ने आमिर खान के PK फिल्म को अपने संग्रह में शामिल कर लिया है। NFAI यानी नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने अपने संग्रह में राजकुमारी हिरानी की 2014 की फिल्म PK के मूल कैमरा नकारात्मक की एक महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की है। फिल्म निर्माता ने नकारात्मक को मुंबई के निदेशक NFAI प्रकाश मखदूम को सौंप दिया। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाई के रूप में की गई थी। यह है PK मूवी का मेन पोस्टर, जिसमें आमिर खान के यह रोल किया है इसमें। अब चलते हैं, बात हुई है आमिर खान के बारे में, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। आमिर खान, इनका जन्म 14 मार्च 1965 के हुआ था, यानी अभी वर्तमान में 56 वर्ष के हैं। इनका पूरा नाम है मोहम्मद आमिर हुसैन खान। इनका स्पाउस का नाम है रीना दत्ता, तथा इनके 3 चिल्ड्रन हैं, तथा इनके पेरेंट्स का नाम है ताहिर हुसैन। इनके नाम से कई अवार्ड भी मिला है, जो कि पद्मश्री अवार्ड, जो कि इन्हें 2003 में दी गई थी, पद्म भूषण अवार्ड जिन्हें इनको 2010 में दी गई थी, नेशनल टीचर ऑफ इंडिया यह अवार्ड भी इनको दिया गया है, तथा गवर्नमेंट ऑफ चाइना के द्वारा 2017 में भी इन्हें अवार्ड किया गया है। यहाँ इमेज में आमिर खान एक भारतीय एक्टर हैं। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रह यानी NFAI की स्थापना फरवरी 1964 में सूचना और प्रशासन मंत्रालय की एक मीडिया इकाई के रूप में की गई थी। यह नेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव का सदस्य है। पुणे महाराष्ट्र में मुख्यालय के साथ NFAI के बेंगलोर, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में इनके 3 क्षेत्रीय कार्यालय भी अवस्थित किए गए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल्द ही किस राज्य में 46 केपे गौंडा विरासत स्थलों को विकसित किया जाएगा? तो हाल ही में कर्नाटक के राज्य की बेंगलुरु में 56 केम्पे गौंडा विरासत स्थलों को विकसित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, चिकबल्लापुरा और तुमकुरु जिलों में स्थित 46 केम्पे गौंडा विरासत स्थलों को विकसित करेगा।
यह हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने के अनुसार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 223 यानी 223 करोड़ रुपए की लागत से तीन सर्किट में चिन्हित स्थलों को विकसित किया जाएगा। प्राधिकरण के अनुसार इन साइटों को लोगों को बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा या नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान को स्वीकार करने के लिए मदद के लिए विकसित किया गया है। अब बात हुई है कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक के बारे में भी जान लेते हैं। कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलुरु है, इसके वर्तमान में यानी हाल ही में इनके राज्यपाल चेंज हो गए हैं। पहले से वाजूभाई वाला यहाँ का राज्यपाल हुआ करते थे। अब भारतीय पूर्व यूनियन मिनिस्टर थावरचंद गहलोत जी हाल ही में 7 जुलाई 2021 को यानी आज से 4 दिन पहले नए गवर्नर के रूप में शपथ लिए हैं। तो यहाँ कर्नाटक के बात हुई है तो यहाँ के बारे में सभी बातों को जान लेते हैं। यहाँ का सीएम है BS येदियुरप्पा। यहाँ पर 28 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या कुल 12 है तथा 224 विधानसभा सीट हैं। यहाँ पर विधान परिषद की भी सीट है। यहाँ पर कुल 75 विधानसभा सीट है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बानेरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क तथा यहाँ नागरमोहल नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अब बात हुई कर्नाटक के बारे में, तो जान लेते भारतीय मैप में कर्नाटक किस ओर है। तो साउथ में स्थित यह एक राज्य जो रेड कलर से नोटेड है, यह कर्नाटक राज्य है। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार यात्री ट्रेन पहुंचा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर। तो हाँ दोस्तों, यह जान लेते हैं कि भारत के मणिपुर राज्य में पहली बार यात्री ट्रेन शायद परसों पहुंचा है। यात्री ट्रेन आज से पहले वहां नहीं हुआ करती थी, यानी एक भी ट्रेन वहां यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं थी, यानी ट्रेन नहीं चलती थी। अब पहला बार मणिपुर राज्य में यात्री ट्रेन पहुंचा है। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से एक यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस परीक्षण के लिए मणिपुर के वेंगाई चुनपाओ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है, जिसने राज्य को भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल किया है। यानी भारतीय मानचित्र के रेलवे मानचित्र में मणिपुर अब शामिल हो गया है। ट्रेन के 2 पूर्वोत्तर स्टेशनों के बीच 11 किलोमीटर की दूरी तय की है, जिसमें रेलवे अधिकारी सब सवार थे। ट्रेन मणिपुर के जिरीबाम रेलवे स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुकी, जहां राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले स्थानीय नागरिकों द्वारा रेलवे अधिकारियों का स्वागत किया गया। विशेष रूप से वेंगाई चुनपाओ इम्फाल यानी मणिपुर की राजधानी रेलवे लाइन भी निर्माणाधीन है, यानी निर्माण के कार्य प्रगति पर है। एक बार पूरा हो जाने के बाद यह इम्फाल के पास सबसे लंबी रेलवे सुरंग होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन जानने से पहले एक और बात जान लेते हैं। बात हुई है मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। यह मैप में मणिपुर पूर्वी में स्थित एक छोटा सा राज्य मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल है। यहाँ का राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला जी है तथा यहाँ का सीएम है एन बीरेन सिंह। यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीटें हैं तथा 60 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। भारत में एक नेशनल पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में स्थित है, जिसका नाम किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में एक नई किताब द प्रेगनेंसी बाइबल किसने लॉन्च की है। तो हाल ही में करीना कपूर ने, जो कि भारतीय एक्ट्रेस है, हाल ही में एक नई किताब द प्रेगनेंसी बाइबल लॉन्च किया है। यह इमेज में करीना कपूर, जिन्होंने हाल ही में एक नई पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल लॉन्च की है। यह पुस्तक का मेन कवर। करीना कपूर खान ने अपनी नई किताब करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की है। उन्होंने इसे अपना तीसरा बच्चा भी कहा है। उन्होंने किताब लिखते हुए अपने अनुभव साझा किए। इसमें उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी बाइबल लिखने दोनों के ही सफर का जिक्र किया है। इस किताब में उनकी प्रेगनेंसी और इस किताब को लिखने के दौरान की शारीरिक और भावनात्मक रूप से अनुभव किए गए सभी भावनाओं को वर्णन किया गया है। तो यह किताब इनके पूरे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान हुए जितने भी शारीरिक और भावनात्मक रूप से अनुभव है, इन पूरी भावनाओं को इस पुस्तक में लिखा गया, वर्णन किया गया है।
अब बात हुई है करीना कपूर के बारे में, तो जान लेते हैं करीना कपूर के बारे में। करीना कपूर जो कि इंडियन एक्ट्रेस है, इनके चिल्ड्रन का नाम है तैमूर अली खान पटौदी, जो कि अभी वर्तमान में ट्रेंडिंग इसका नाम पता चलता है। इनका करीना कपूर का जन्म हुआ था 21 सितंबर 1980 को, यानी अभी वर्तमान में 40 वर्षीय हैं, जिनका जन्म 1900 मतलब मुंबई में हुआ था। इसके स्पाउस का नाम है सैफ अली खान, जो कि ये भी भारतीय एक्टर हैं। करीना कपूर 21 सितंबर 1980 के में जन्मे एक भारतीय अभिनेत्री है, जो हिंदी फिल्मों में दिखाई देती है। वो अभिनेता रणधीर कपूर और बबीता की बेटी है और भारतीय करिश्मा कपूर की छोटी बहन है। रोमांटिक कॉमेडी से लेकर क्राइम ड्रामा तक कई तरह के फिल्म शैलियों में विभिन्न प्रसिद्ध के किरदार निभाने वाले प्रसिद्ध कपूर 6 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों को प्राप्त करता है और बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक भुगतान वाली अभिनेत्रियों में से एक है। यह सैफ अली खान अभिनेता है, उनकी वाइफ है। अब चलते हैं कल के वीडियो की अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में नए नागरिक उड्डयन मंत्री यानी न्यू सिविल एविएशन मिनिस्टर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ज्योतिराज सिंधिया को। ज्योतिराज सिंधिया को पिछले लगभग 1 से 2 साल के बीच भाजपा में ऐड किया गया, भाजपा में शामिल किया गया था तथा इन्हें अब मंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया है, नए नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा प्रत्येक महीने से होने वाले पिछले डेज जितने भी है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपको लिखने से एक रियाज बने रहे तथा आपको उस पूरे मंथ का डेज आपको एक ध्यान में रहे। आपको उस पूरे महीने का डेज इसी तरह से लगातार महीने से लेकर पूरे वर्ष का डेज आपको लगातार याद रहे, आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह है हमारा नेक्स्ट इंडिया नाम का यूट्यूब चैनल, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूले ही नहीं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए, ताकि आपको हमारे तरफ से आने वाले सभी अपडेट्स आपको जल्दी मिल जाएंगे। यदि आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो का पीडीएफ वहां पर मिल जाए एक साथ। आप उस वीडियो के पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकें तथा पढ़ सकें। चलिए तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे, अपना व्यक्तित्व तो इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।